हाँ, अब इसके अगले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी सेल के अंदर। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन में पहले कार्बोहाइड्रेट में गए। अगर बात करें तो मोनोसेकेराइड में अगर हम बात करें तो हेक्सोज शुगर, उसमें भी बात करें तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, राइट। ओके, देखते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सेल। आप सोच लीजिए कि ये एक सेल, देखो मैं पूरा एक सेल ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये सेल है, ना? सोच लीजिए कि ये सेल है। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, हमने बात की थी सेल में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होगा। तो मुझे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करना है और कोई ऑर्गेनेल नहीं मैं ड्रॉ करूंगी। हाँ, ये सेल है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस वन इज अ सेल, कोश, और ये साइटोप्लाज्म है पूरा। और भी ऑर्गेनेल्स होंगी बट वो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है कणाभ सूत्रों, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर। ओके, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आउटर मेम्ब्रेन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे मैं इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ। क्रिस्टी यहाँ पे बहुत ही, ये क्रिस्टी है, अंदर की तरफ ये फोल्ड हो रहा है ना, वो इसको बोलेंगे हम क्रिस्टी। ओके, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है, ग्लूकोज यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। ओके, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूकोज। कार्बन बोले तो कितने हैं, 6 है, आपको पता है, लिख रही हूँ यहाँ पे मैं। उसका पहले तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे 10 स्टेप्स में ये पूरा कंप्लीट होगा फेज, जो यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, एट लास्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू दी पाइरुवेट, 2 molecules of pyruvate। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 molecule बनेंगे पाइरुवेट के। ब्रेकडाउन हुआ, देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट गया, 3 कार्बन वाला एक और ये 3 कार्बन वाला दूसरा। 2 molecules of pyruvate are formed over here, 3 carbon containing molecule. The step is called what? Glycolysis. That is takes place into the cytoplasm. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस होगा, but during this phase what happen? 2 molecules of ATP are produced। यहाँ पे मैं बोलूँगी 2 ATP बनेंगे ये स्टेप के दरमियान, और साथ में NADH2 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बनेंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड है वो भी। 2 NAD में से 2 NADH2। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई NAD निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। एक NADH2 में से 3 ATP बनेंगे, 2 में से 6। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तब, तो ये एनर्जी रिच कंपाउंड ही है। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप। तो रेस्पिरेशन जब होगा सेल में, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, ग्लाइकोलिसिस का। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट स्टेप।
लोकेशन हम बोले तो यहां साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होगा, साइटोसोल में होगा। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। किसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलेंगे? तो कि विदाउट ऑर्गेनेल जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसमें ही हुआ है। ओके, तो ये रीजन है, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, कोश रस आधार। यानी कि कोश रस आधार। साइटोसोल हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस होगा। अब देखते हैं आगे। 2 पाइरुवेट नाउ एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जाएगा। हाँ, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? कणासूत्र। अब 2 पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो इसके अंदर एंटर होगा। ओके, चलो। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन की हाजिरी होगी तो ये इसके अंदर जाएगा। ओके, और यहां पे मैं लिख रही हूं ये पाइरुवेट आ गया। 2 पाइरुवेट है, 2 पाइरुवेट के लिए अलग अलग हम लिखेंगे। चलो, एक पाइरुवेट के लिए हम यहां पे लिखते हैं, राइट? और दूसरा यहां पे। ओके, चलो, एक पाइरुवेट में यहां पे लिख देती हूं। पाइरुवेट बोलिए या पाइरुविक एसिड बोलिए, चलेगा। पाइरुवेट। देखो, बोला था ना 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। क्या होगा पाइरुवेट का? डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एक CO2 इसमें से दूर हो जाएगा, एक कार्बन दूर होगा CO2 के फॉर्म में। हाँ, यहाँ पे मैं देखो CO2 रिलीज कर रही हूँ। CO2 लिख यहाँ पे रही हूँ मैं, यहाँ पे तो ऐसे ही दिखा रही हूँ। CO2 रिलीज हो गया और 3 कार्बन थे, उसमें से एक कार्बन तो दूर हो गया CO2 के फॉर्म में। तो अब कितने कार्बन रह गए? 2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। अब इसमें से क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। और ड्यूरिंग दिस स्टेप ओनली, यही स्टेप के दरमियान NADH2 भी रिलीज होंगे। मैंने बोला ना NAD में से क्या बनेगा? NADH2। तो यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ NADH2। यहाँ सिर्फ N ही लिख रही हूँ, एक मॉलिक्यूल इसका बना। नाउ क्रेब्स साइकिल, दूसरा स्टेप। यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स। Krebs cycle, TCA cycle takes place over here in mitochondrial matrix. कणासूत्रीय आधारण में रेस्पिरेशन का दूसरा फेज होगा इफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो। ये फर्स्ट स्टेप था। अब हम दूसरा स्टेप की बात कर रहे हैं। ओके, देखो ये क्रेब्स साइकिल यहाँ पे हम इसको TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम देखने वाले हैं डिटेल में। During this phase what happened?
तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन थे, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में दूर हो गया, तो अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना है वो 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन युक्त एसिटाइल कोएंजाइम A है। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 कार्बन लिख रही हूँ, मुझे तो पूरा ऑक्सीडेशन करना है, तो अभी 2 कार्बन जो बचे हैं, 2 कार्बन बचे हैं, उसका क्या करेंगे हम, तो उसके पीछे जो बॉन्ड होगा वो टूटने वाला है यहाँ पे ही। ओके, तो पहले तो क्या होगा यहाँ पे, NaDH2 भी बनेगा, Ca बराबर CO2 भी रिलीज होगा, NaDH2 भी बनेगा फिर से, और FADH2 भी बनेगा, और एक ATP बनेगी। ओके, देखो यहां पे मैं लिख रही हूं NaDH2, ये CO2 रिलीज हो गया, अगेन NaDH2, अगेन CO2 रिलीज होगा, FADH2 बनेगा, और NaDH2, जो यहाँ पे हो रहा है वही थिंग यहाँ पे होगी, 2 बार होगा क्रेब्स साइकिल। और मैंने बोला ना ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है। एक NaDH2 में से 3 ATP बनेगी, रिलीज होंगी, एक FADH2 में से 2 ATP बन सकते हैं। ओके, चलो, तो ये दूसरा रेस्पिरेशन का फेज था, क्रेब्स साइकिल, और यू कैन से TCA cycle, and that is takes place into the mitochondrial matrix. कहाँ पे होगा, कणाभ सूत्रीय अर्धरत में, डिटेल हम देखेंगे, बट यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रही हूँ कि कौन सी प्रक्रियाएं कहाँ पे होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि चलो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, और फिर यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल हुआ। अब मैंने बोला ना अभी कि भाई इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है। अब देखिए इसमें से रिलीज होनी पड़ेगी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, ये एनर्जी रिलीज होगी, उसके लिए थर्ड फेज है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन का थर्ड फेज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर इन अ क्रिस्टी, यहां पे थर्ड फेज होगा। मैं लिख रही हूं यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, oxidative phosphorylation takes place over here in a Christie में भी जो ऑक्सीजोम होगा वहां पे ये प्रोसेस होगी। ऑक्सीजोम मैं लिख रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ पे दिस वन इज ऑक्सीजोम, है ना। F1 पार्टिकल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस वन इज ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम F1 पार्टिकल, वैसे
ऐसे ही दिया है कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इनटू द क्रिस्टल, यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कणाभ सूत्र का अंतःपटल, वही है ना, देखिए ये कणाभ सूत्र का अंतःवरण ही है। ये क्या था? ये बाह्य आवरण था, आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंतःआवरण है। तो अंतःआवरण में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहती है, और वहां पे अंतःआवरण में जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहीं पे फन पार्टिकल भी बीच बीच में आएंगे, देखेंगे डीजे में, डोंट वरी। अभी आप इतना जस्ट याद रखिए कि पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर बाद में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, और थर्ड फेज कौन सा है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, बट एरोबिक रेस्पिरेशन का। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट बोल रही हूँ कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर इन अ क्रिस्टल। हमारे टेक्स्ट में तो यही दिया है। ओके, चलो, तो अब होगा क्या? बोला नहीं, ये सब में एनर्जी है, वो रिलीज होगी। NADH2 में से एक NADH2 में से तीन ATP बनेंगे, और एक FADH2 है तो 2 ATP बनने वाले हैं। हाउ मेनी NADH2? अरे वही, और देखिए आप कितने NADH2 है, 2 यहाँ पे है, उसको यहाँ पे आना पड़ेगा अंदर। ओके, देखो ये है, यहाँ से एक्चुअली यहाँ आके पास होगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में से। सेम वे इसको भी यहाँ पे पास होना पड़ेगा। ये सब FADH2B, ये NADH2, ये NADH2, देखो ये सब ये भी, राइट? देखो ये सब यहां से पास हो गए, तो एनर्जी रिलीज होगी। कितने एटीपी बनेंगे यहाँ पे? देखिए, काउंट करिए, एक NADH2 में से कितने एटीपी बनने वाले थे? 3। सी 2 यहाँ पे है, ये तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 3 10 30 ATP तो इसमें से बन गए, और 2 ATP एक FADH2 से, तो 2 यहाँ से 32 हुए, और 2 यहाँ से 34 ATP तो यहाँ पे बनेंगे। ये प्रोसेस के दरमियान, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के दरमियान, यहाँ पे 34 ATP बनने वाले हैं। बट जब ये प्रोसेस होगी तो किसकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होने वाली है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी। पानी का अणु यहाँ पे बनेगा, राइट? 12 molecules of H2O produced during this time, बराबर? लिख रही हूँ यहाँ पे मैं कि 12 molecules of H2O are produced over here at the end of this process। यहाँ से ऑक्सीजन आया था, देखेंगे ये प्रोसेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 34 ATP यहाँ पे हमने काउंट किए है, डायरेक्टली बन रहा है। यहाँ पे एक बना ही था, एक क्रेब्स साइकिल के दरमियान 35, ये 36, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 2 बने थे 38 ATP। एक ग्लूकोज का दहन होगा तो 38 ATP बनने वाला है। बट कब? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ये पॉसिबल है ना? बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो क्या होगा? देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैरहाजिरी में क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखो इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन हो गया था, 6 कार्बन है, उसके 2 भाग पड़ गए, मैंने बोला था, है ना, 3 ये, एक पाइरुवेट, दूसरा पाइरुवेट, ऐसा ये बॉन्ड टूट गया। फिर 2 पाइरुवेट यहाँ पे आए थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसका ब्रेकडाउन हुआ, एक बॉन्ड टूटा एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये एक CO2 रिलीज हो गया ऐसा। अब ये 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जब इसमें से पास हो गए तो भी बॉन्ड जो बचा है वो भी टूट जाएगा और 2 कार्बन रिलीज हो जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। बट ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यस, देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा? 2 पाइरुवेट है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का क्या होगा? देखो two molecules of alcohol plus 2 molecules of CO2। अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल है वो 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल। मुझे इथाइल अल्कोहल लिखना चाहिए था। दो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 थे तो 2 रहे, मीन्स क्या हुआ है? 2 CO2 रिलीज हुए हैं। ये तो किसमें होगा? यीस्ट में, प्लांट सेल, ये होगा फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको बोलेंगे। और हमारे मसल्स में, हमारा मसल्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान क्या होगा? ग्लाइकोजन का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और लैक्टिक एसिड बनेगा। 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 रहेंगे, इट मींस CO2 रिलीज नहीं करेंगे, राइट। तो मैं लिख रही हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, CO2 रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एनर्जी बढ़ने वाली नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एनिमल मसल्स एंड इन सम बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यू नो दैट, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये तो क्या हुआ? फर्मेंटेशन की प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। जो हमने ये बात की ना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इससे जो देखो ग्लाइकोलिसिस कॉमन है दोनों में। इफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो भी पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल एंड लास्ट में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इफ ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस तो होना ही है। सेकेंड स्टेज कौन सा आएगा? फर्मेंटेशन का। ओके, ये फर्मेंटेशन, यहाँ पे लिख रही हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। और जो ये फेज है वो किसके थे? एरोबिक रेस्पिरेशन के। यानी कि जारक श्वसन, और ये क्या हो गया? अजारक श्वसन का आत्मन, इसको बोलेंगे ये पोर्शन आत्मन का है। और ये पूरा अगर हम बात करें तो जारक श्वसन का।
ओके, तो बात हम कर रहे थे ड्यूरिंग oxidation into the cell. All the energy which is contained into the respiratory substrate is not released not released free into the cell. हम ये पहले तो बात करें. और in the single state, देखो जो भी शक्ति और ऊर्जा है ये स्वास्थ्य पदार्थ के अंदर यानी कि ग्लूकोज के अंदर, वो ऐसे ही सेल में रिलीज नहीं होगी फ्री फॉर्म में, और एक ही स्टेप में ये प्रोसेस आपको लग रही है पूरी होगी. ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है. हम देखेंगे एक ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे डिटेल में, हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की भी बात करेंगे. हम डिटेल में देखने वाले हैं ये, है ना. एक ही स्टेप का रिएक्शन नहीं है. इवन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आल्सो बराबर कंप्लीटिंग 2 स्टेप्स. यहाँ पे भी 2 स्टेप होने वाले हैं और जरा सच है तो भी. बराबर इट इज द एनर्जी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द एनर्जी, release of energy. It is released during series of slow stepwise reactions, and that is controlled by various enzymes. यार इसमें कितने सारे एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे, उत्सेचक की प्रेजेंस में होने वाला है. जो एनर्जी है ग्लूकोज के अंदर वो कैसे रिलीज होगी, तो कि भाई स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस होगा, धीमे धीमे स्टेप वाइज रिएक्शन, एक के बाद एक स्टेप आएगा, ऐसे स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, वो भी उत्सेचक की हाजिरी में होंगे और फिर एनर्जी रिलीज होती जाएगी. राइट, तो ये बात है. And that energy first of all stored into the chemical energy. Yes, देखो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो किसमें स्टोर हो रही है, एटीपी में या फिर NADH2 में. NADH2 में स्टोर हुई तो भी लास्ट में तो क्या हुआ, NADH2 जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें से रिलीज होके भी कहाँ पे स्टोर हुई, केमिकल एनर्जी में यानी कि एटीपी में. It means the energy which is released during oxidation that is trapped in the chemical energy in the form of ATP. Yes, जो एनर्जी ग्लूकोज का दहन होते वक्त रिलीज होगी वो सभी एनर्जी किसमें स्टोर होने वाली है, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि एटीपी है उसके स्वरूप में ही स्टोर होगी, है ना. And that is breakdown whenever we need energy. That is broken down wherever energy needs to be utilized. जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी तब ये एटीपी ब्रेकडाउन होगा और उसमें वो जो स्टोर हुई ना एनर्जी वो रिलीज होगी. पता चला आपको? ओके, अब आगे देखते हैं. सी, मैंने बोला था मुझे भी एनर्जी चाहिए. यस, आई वॉन्ट योर सपोर्ट बैक यार. मुझे डे बाई डे लेक्चर लेने हैं काफी सारा आपके लिए, मुझे भी चाहिए आपका सपोर्ट. आई नीड योर सपोर्ट बैक इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डियर. चलो आगे देखते हैं. ओके, देखो अब बात ये एटीपी क्या है, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. कोश का शक्ति का चलन है ना. इट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द डेली लाइफ प्रोसेसेस whenever energy required, है ना. जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब हमारी दैनिक क्रियाओं में ये एनर्जी हमें काम आएगी. Means it is utilized during the energy requiring daily life processes that is done by organisms. जो हमारे द्वारा जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो जो प्रोसेसेस होती है उसमें ही एटीपी यूज होगा. पर जब बात ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, आप सोचेंगे yes, there are many carbon skeleton that is produced during this reaction. We'll see later in detail. Carbon skeleton which is produced during the oxidation of this
glucose that is used as a precursor of biosynthesis of other molecules. जो ग्लूकोज का दहन होगा, जब ये ग्लूकोज का दहन होने वाला है तो बीच बीच में कार्बन स्केलेटन बनेंगे, यानी कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वो कोई और पदार्थ बनने में काम आने वाले हैं, उसके पुरोगामी प्रिकर्सर बनेंगे, है ना। तो वो भी हम जब हम डिटेल में बात करेंगे ना तब भी बात करेंगे, अभी ये नहीं कर रहे हैं बात, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने तो यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है, आपको पता चले एक्चुअली हमें ये सब डिटेल में देखना है। ये सब ज्यादा क्लियर होगा आपको, कब क्लियर होने वाला है, पूरा चैप्टर यही तो है ना। ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में देखेंगे, क्रॉस साइकिल डिटेल में देखेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो भी डिटेल में, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी डिटेल में देखने वाला है। डियर डोंट वरी, है ना। देखते हैं आगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी के लिए बाय, ओके बाय।